नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक मुख्य परीक्षा आप लोगों की पास समीप है, एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा, जिसके संदर्भ में बहुत से छात्रों में दुविधा की स्थिति है कि अच्छा उत्तर कैसे लिखें। देखिए, उत्तर लेखन कौशल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उत्तर लेखन कौशल के द्वारा ही आप अच्छा नंबर पा सकते हैं। आप लोग प्री परीक्षा पास करके गए हैं, तो आपके अंदर ज्ञान तो अच्छा है, क्योंकि बिना ज्ञान का प्री परीक्षा पास नहीं किए हैं। बस इस ज्ञान का प्रेजेंटेशन इतना अच्छा करना है कि एग्जामिनर को कॉपी अच्छी लगे और वो आपको नंबर दे दे। तो कुछ ट्रिक होती हैं या कुछ सेटिंग होती है उत्तर लेखन का, और कुछ ऐसे डायग्राम होते हैं, एक फॉर्मेट होता है जिस पे आप लिखते हैं तो आपका उत्तर अच्छा माना जाता है, उत्तर पूर्ण माना जाता है। प्रश्न जो पूछा गया एग्जामिनर द्वारा, उस उत्तर को आपने संपूर्णता से या कम शब्दों में अच्छी लेखन शैली द्वारा प्रस्तुत किया है, ताकि नंबर अधिक से अधिक मिल सके। गणित के विषय हुए या विज्ञान के विषय, इनमें कोई सेटिंग फॉर्मेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये फार्मूला बेस होते हैं या नियमबद्ध। तो ऐसे विषयों के लिए ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत ही नहीं रहती, क्योंकि इनका एक अपना फार्मूला सेट होता है। जिस फार्मूले पे प्रश्न पूछा गया, उस फार्मूले के आधार पे उत्तर लेखन कर देते हैं। शब्द सीमा की कोई चिंता नहीं होती। अब कोई फार्मूले पे गणित का क्वेश्चन आ जाएगा, जितनी लंबी सॉल्विंग होगी उतना उत्तर उनका पूर्ण हो जाएगा। वो 2 लाइन में भी हो सकती है और 10 लाइन में भी हो सकती है। परंतु मानविकी विषय के साथ क्या समस्या है? इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सोशलॉजी, हिंदी, तमाम ऐसे विषय हैं जो आपके लिए बहुत दुविधा की स्थिति पैदा करते हैं कि हम क्या क्या लिख दें उत्तर में, हमारा उत्तर पूरा हो जाए। तो मैंने एक वीडियो इस पे बनाया था कि उत्तर कैसे लिखें, उत्तर लेखन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, 17-18 मिनट का वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आज सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब मुख्य परीक्षा हॉल में जा रहे हैं, तो इतना बातें आप मोटा मोटी दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे ही आपको प्रश्न मिले, 1 से 2 मिनट में आप पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे। जितने भी प्रश्न आए हैं सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे 1 से 2 मिनट में। अब उस प्रश्नों को पढ़ते समय पेन से प्रश्नपत्र वाली कॉपी पे, उत्तर लेखन वाली पे नहीं, प्रश्नपत्र वाली कॉपी पे आप टिक कर दीजिए जो प्रश्न आपको आ रहे हैं। 20 प्रश्न में आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, 10, 12, 15 जो बहुत अच्छे से आपको आ रहे हैं। 4, 5, 6 प्रश्न ऐसे मिलेंगे, 15 और 5 का रेशियो मान चलिए, 15 और 5 का। 15 अच्छे आ रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ इनका उत्तर तो मुझे अच्छे से आ रहा है, 5 का नहीं आ रहा है। तो आज के समय में आयोग क्या करता है, आपको जो कॉपी देता है वह प्रश्न और उत्तर लेखन के लिए जगह शब्द सीमा के साथ साथ वो दे देता है कितने पेज आपको देगा। एक प्रश्न के लिए 2 पेज, 1.5 पेज या 2.5 पेज सुनिश्चित रहेगा। जैसे ही पहला प्रश्न जहाँ समाप्त होगा, वहाँ दूसरा प्रश्न आपके लिए शुरू हो जाएगा। तो आप जब प्रश्न पत्र की मेन बुकलेट जो प्रश्न पत्र के लिए होती है, उसमें टिक किया है कि हमको पहला प्रश्न आ रहा है, तीसरा आ रहा है, 8वां आ रहा है, तो आप क्वेश्चन बुकलेट में उन प्रश्नों को पहले करिए। इस तरह से आप क्या करेंगे कि जो प्रश्न आपको अच्छे से आ रहे हैं उसको जब आप लिख लेंगे, आपको उसकी जानकारी अच्छी है, तो आप समय प्रबंधन के साथ लिखिए। समय प्रबंधन पे भी ध्यान दीजिए। किसी प्रश्न में बहुत ज़्यादा समय मत दे दीजिए कि आपका पता चले बाद में समय ही नहीं रहा और प्रश्न छूट गया। प्रश्न अगर छूट जा रहा है तो आपका कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपने उस प्रश्न को लिखा, मान लीजिए 120 ही शब्द लिखा है, 100 शब्द ही लिखा, तो भी आपको 2 से 3 नंबर या 4 नंबर मिल सकता है। मान लीजिए 12 नंबर का प्रश्न आप छोड़ रहे हैं, और अगर आप 200 शब्दों में लिखना है, फिर भी आप 100 शब्द लिख दिए हैं, छूटा नहीं, 100 शब्द लिख दिए,
तो आपको 3 नंबर तो देगा ही देगा, क्योंकि आप 100 शब्द में भी अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। तो वही चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आप पूरे प्रश्न पढ़ लिए, आपको पता चला 15 प्रश्न या 14 प्रश्न हमको अच्छे से आ रहे हैं, इन प्रश्नों को समय प्रबंधन के साथ पहले लिखिए। अब जब इन प्रश्नों को आप लिख लेंगे तो जो आपने 5 प्रश्न ऐसे टिक किए हैं जो आपको अच्छे से नहीं आ रहे हैं, तो 15 प्रश्न के उत्तर लिखते समय आपके विचार इतने घूम जाते हैं विषयों पे, या आप उन विषयों पे इतना रम जाते हैं कि इन 5 प्रश्नों के भी उत्तर आपको कुछ न कुछ समझ में आने लगते हैं, क्योंकि ये भी 5 प्रश्न आपके विषय से ही संबंधित होते हैं। बस ये होता है कि किसी पे कम जानकारी होती है, किसी पे अधिक जानकारी होती है। तो तब लास्ट में इन 5 प्रश्नों के लिए क्या करेंगे कि आप कम शब्दों में लिखेंगे और डायग्राम के माध्यम से लिखेंगे और विषय से संबंधित बातों को जोड़ के लिखेंगे। यहाँ आपने फैक्ट 15 में अच्छे लिखे क्योंकि जानकारी थी, यहाँ कम जानकारी है तो चीज़ों को जोड़ के लिखेंगे, उसी घटना से संबंधित चीज़ों को जोड़ के लिखेंगे। आप कोई और उल्टा सीधा बात नहीं लिखेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो कम ही लिखिए, 200 शब्द है 100 शब्द में ही उसको समेट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखिए सारे प्रश्न, 20 प्रश्न के 20 प्रश्न के उत्तर आप लिखिए, कोई भी प्रश्न छूटे ना। अगर आपका छूट रहा है तो आपको बहुत घाटा होता है, 2 3 4 नंबर का घाटा बहुत पीछे ले जाता है। तो कहने के तात्पर्य है कि आप सारे प्रश्न पढ़िए, फिर टिक करिए कौन से प्रश्न आ रहे हैं उनको लिखिए, उसके बाद छूटे हुए प्रश्नों को लास्ट में लिखिए। समय प्रबंधन पे बहुत ध्यान दीजिए। आप समय प्रबंधन अगर सही से नहीं करेंगे तो आपके प्रश्न छूट सकते हैं या उत्तर लेखन में दुविधा होगी, उत्तर क्या नाम परीक्षा हाल में आपके साथ संशय पैदा हो जाएगा, दिमाग पे बोझ पड़ेगा, और जब दिमाग पे बोझ पड़ेगा तो आपको आते हुए भी प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, उत्तर लेखन के लिए सबसे अच्छा तरीका देखिए एक ही है कि आप 2 से 3 लाइन में भूमिका लिखें। और भूमिका लिखते समय एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग कभी कभी लाइन शुरुआत से ही शुरू करते हैं, कभी भी लाइन शुरुआत से शुरू मत करिए। आपको करना क्या है, जैसे ही शुरू कर रहे हैं थोड़ा सा पीछे से पहली लाइन शुरू करिए, दूसरी लाइन आगे से शुरू करिए और फिर तीसरी लाइन। इस तरह से 3 लाइन में आपको भूमिका लिखनी है। भूमिका अवश्य लिखिए, किसी भी तरह का मानविकी विषय का पेपर है तो आप भूमिका ज़रूर लिखिए। भूमिका में क्या लिखना है मैंने उस वीडियो में बताया है कि भूमिका विषय से संबंधित हो। जैसे आपका मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न है जिसकी परिभाषा है, उस प्रश्न में कोई शब्द ऐसा क्लिष्ट दिया है जिसकी परिभाषा होती है, जैव प्रौद्योगिकी, भूकंप, ज्वालामुखी, इन तमाम चीज़ों की परिभाषा से ही शुरुआत करिए, क्या है ये उसके संदर्भ में लिख दीजिए। फिर अब बात आती है कि आप मुख्य बिंदुओं को कैसे लिखेंगे। मुख्य बिंदुओं को कई तरीके से लिखा जा सकता है। एक तरीका होता है एरो बना के आप पॉइंट में लिखते चले जाइए। अगर आप इसको और अच्छा करना चाहते हैं तो पहले एक डायग्राम बना दीजिए, कोई आप इसको भी बना सकते हैं, चौकोर भी बना सकते हैं, नहीं होता तो किनारे यहाँ आप लिख दीजिए, ऐसे ऐसे पॉइंट बना सकते हैं। इसके पश्चात डायग्राम के पश्चात भी काम होता है क्या, 2 से 3 लाइन एरो बना के आप ऐसी लिखिए जिसमें कारण, प्रभाव, उपयोगिता, महत्व जैसे शब्दों की व्याख्यात्मक बात लिखी गई हो। कोई तत्व है या कोई प्रश्न में ऐसी प्रकृति का है जिसमें मान लीजिए महत्व पूछा है, तो उस महत्व को समझाने के लिए 2-3 पॉइंट ऐसे बनाइए, 2-3, 1 पॉइंट 2-3 लाइन, 2 लाइन का, ठीक, ज़्यादा बड़ा नहीं, 2-2 लाइन के पॉइंट बनाइए और 2-3-4 पॉइंट ज़रूर बनाइए। इससे क्या होता है कि आपने उत्तर में समझाने का प्रयास किया है। आप कारण लिख दिए, महत्व लिख दिए डायग्राम बना के, तो यहाँ आपकी बातें एक्सप्लेन नहीं हो रही हैं, आपने सिर्फ बताया है। ये जब आप लिखेंगे तो बातें एक्सप्लेन करेंगे, इससे क्या होता है एग्जामिनर को अच्छा लगता है, और जब अच्छा लगेगा तो अच्छा नंबर देगा। इसी तरीके से लास्ट में निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष 2 से 3 ही लाइन लिखनी है, उससे ज़्यादा नहीं लिखनी है। और निष्कर्ष हमेशा याद रखिएगा, नकारात्मक मत लिखिएगा, निष्कर्ष सकारात्मक लिखिएगा। प्रश्न कितना भी नकारात्मक प्रकृति का हो, लेकिन निष्कर्ष आप सकारात्मक लिखेंगे, क्योंकि हर समस्या का समाधान संभव है, बस प्रयास
और तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ प्रश्न लिखना कैसे है। शब्द सीमा का ध्यान रखना है, जितना शब्द सीमा है उससे ज़्यादा या कम नहीं लिखना है। 125 शब्द है तो आप 120 लिख सकते हैं, 130 लिख सकते हैं। 200 है 180 भी लिख सकते हैं या 210 भी लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं लिखिए। अगर 200 प्लस लिख रहे हैं तो आपका समय खराब जाएगा। कोशिश करिए कि 200 के नीचे लिखिए और इस प्रश्न को 125 शब्द के तहत लिखने का प्रयास करिए। अब बात आती है कि 1.5 पेज है या 2 पेज दे दिया, मान लीजिए 125 शब्दों में 2 पेज दे दिया, आप 2 पेज भरने लगते हैं। मत भरिए। आपका जैसे ही 125 के शब्द के समय सीमा हो रही है, आप वहीं छोड़ दीजिए। पेज खाली जा रहा, जाने दीजिए। आप पेज भरने के चक्कर में दूसरे प्रश्न का समय आप एक प्रश्न पे दे रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचना है। और क्या नाम है, एक पॉइंट और छूट रहा है, सारे प्रश्न लिखने हैं। और कोई परिभाषिक शब्द है तो बीच में भी उसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। हाँ, मैं ये बता रहा था कि 6 माह की कोई पत्रिका उठाइए, परीक्षा से पहले 2 घंटे मेहनत करिए अपने विषय का। जैसे मान लीजिए किसी का इतिहास और भूगोल है, तो 6 महीने की पत्रिका में ये देखिए कि इतिहास और भूगोल से संबंधित कौन कौन सी घटनाक्रम हुए हैं भारत और विश्व दोनों में। भूगोल से संबंधित जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी कहीं आया है, भूकंप कहीं आया है, विज्ञान से संबंधित कोई अन्वेषण हुआ है। इन चीज़ों को आप अपने एक छोटे से 1 पेज में लिख लीजिए, 2 पेज में। और जब प्रश्न उत्तर लिखने लगिए तो जैसे भूमिका लिखिए, भूमिका के पश्चात आप 1 लाइन में वर्तमान घटना लिख दीजिए, उसका संदर्भ 1 लाइन में। 1 लाइन ये लिखने से आप मान चलिए कि आपको 1/2 नंबर मिलेगा। हर प्रश्न में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है कि किसी प्रश्न के लिए प्रासंगिकता खोजिए। आप जब एक पत्रिका पे 6 महीने की मेहनत करेंगे, देखेंगे, इन चीज़ों को खोजेंगे, तो आपको खुद ही पता चलेगा। कई ऐसी घटनाएं मिलेंगी जो आपके विषय से संबंधित हैं, आप उस पर ध्यान ही नहीं दिए। ठीक है, जैसे महिला आरक्षण बिल आपका आया है, इससे संदर्भित आप मान लीजिए पूछ रहा है कि 18वीं 19वीं शताब्दी में महिला सुधार आंदोलन, तो है तो इतिहास का प्रश्न, लेकिन वर्तमान में महिला आरक्षण बिल को आप लिख सकते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वर्तमान सरकार ने लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधित विधेयक या विधान पारित किया, विधि निर्माण किया। 1 लाइन में लिख दीजिए बस। आपको उसे तारतम्य के मिलाने के लिए समझाना नहीं है, आप लिख दीजिए वर्तमान संदर्भ में भारत सरकार द्वारा यह कानून बनाया गया बस। या किसी देश में वर्तमान समय में या ज्वालामुखी परिघटना या चक्रवाती तूफान आया, चक्रवात से संदर्भित, मानसून से आ रहा है तो मानसून पे लिख दीजिए। कहीं पे मान लीजिए कोई सकारात्मक मानसून है, नकारात्मक, या कुछ समय पहले आप देखे होंगे सऊदी अरब में कृत्रिम वर्षा कराई गई। जलवायु परिवर्तन का प्रश्न है तो जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन की चर्चा कर दीजिए, हर साल सम्मेलन होते रहते हैं। इन संदर्भों पे आप वैश्विक संगठनों के कोई सम्मेलन हो रहे हैं, उस आपसे विश्व बैंक की उपयोगिता पूछ रहा है, तो आप कोई सम्मेलन जो हुआ उससे संबंधित उसकी चर्चा कर दीजिए। वहाँ पे बैठक हुई जिसमें मुख्य बिंदु पर चर्चा हुई, उस मुख्य बिंदु के 1-2-3 शब्द होते हैं, वही थीम जो होता है किसी बैठक का, वही दर्शा दीजिए बस। इससे क्या होता है कि आपका उत्तर आकर्षक बनेगा। 1 लाइन लिखनी है, 1 लाइन के लिए 4 घंटा 5 घंटा मेहनत करनी है। एक पत्रिका उठानी है छमाही और उस अपने विषय से संबंधित घटनाएं खोजनी है। खोज के 1 पेज पे लिखना है, 2 पेज पे, और एग्ज़ाम जाने से पहले 2-3 घंटे 1 घंटे उसको देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इस तरह से आपका उत्तर संपूर्ण होगा। डायग्राम कई तरीके से बनते हैं, मैंने बताया, आप जो सही लगे बनाइए। कई प्रश्न ऐसे आते हैं जहाँ मानचित्र बनाना ज़रूरी होता है। हर प्रश्न में मानचित्र नहीं बनते, लेकिन कुछ में मानचित्र दर्शाना चाहिए। तो जब मानचित्र बना रहे हैं तो मानचित्र बड़ा मत बनाइए। आपकी कॉपी है, मानचित्र
कहीं बीच के कोने में छोटा सा बनाइए। मानचित्र में मुख्य बिंदुओं को दर्शा दीजिए और ताकि आपके पास प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए भी पेज बचे। पता चला आप पूरे पेज पे मानचित्र बनाने लगे। पूरे पेज पे मानचित्र मत बनाइए, वहाँ पे आप पूरा पेज खराब कर देंगे। इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो, प्रभाव नहीं पड़ेगा एग्जामिनर पे। मानचित्र छोटा हो, कोने में एक जगह छोटे सा बना दीजिए, ऊपर नीचे बीच में कहीं भी, ठीक है। इससे आपका उत्तर भी सही होगा और आप मानचित्र में दर्शा भी देंगे अच्छे से। आंकड़ों का प्रदर्शन जरूर करें। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, भूगोल का, जननांकी का है, तमाम ऐसे चीज़ है, या आय व्यय के संबंधित कुछ चीज़ें हैं, या कोई ऐतिहासिक घटना है उसमें कोई तथ्यात्मक जानकारी देनी है। जब तक ये चीज़ें आप नहीं लिखेंगे, आंकड़े देने से क्या होता है, उत्तर प्रमाणित हो जाता है। अगर उत्तर प्रमाणित होता है तो आप समझ लीजिए कि नंबर अच्छा मिलता है। आपने 5 पॉइंट लिखी और 5 पॉइंट में 1-2 उदाहरण ऐसे डाल दिए आंकड़ों के, तो उत्तर और आकर्षक बन जाएगा। तो क्या क्या बातें हैं, भूमिका लिखनी है, वर्तमान से घटना जोड़नी है, और बीच के बिंदु को, मुख्य बिंदुओं को कारण, महत्व, प्रभाव, उपयोगिता जो भी होता है, इनको आपको डायग्राम में बना के फिर आपको 2-3 लाइन के पॉइंट में समझाना है। इसको समझाना ज़रूरी होता है, फिर निष्कर्ष लिखना है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और शाब्दिक गलती न हो, शब्द गलत नहीं लिखने चाहिए। शिरोरेखा की कॉपी की मैंने कई चैनलों पर देखा कि लोग कह रहे हैं कि जो टॉपर्स हैं वो शिरोरेखा नहीं बनाते हैं। उनकी आप टेस्ट सीरीज़ की कॉपी देखते हैं, आप उसको आदर्श मान लेते हैं। टेस्ट सीरीज़ आप भी कहीं ज्वाइन करते हैं, आप भी अपने मन से स्वतंत्र होकर लिख के चले जाते हैं। लेकिन जब परीक्षा हाल में कोई व्यक्ति जाता है, जहां आपका सही परीक्षण होता है परीक्षा हाल में, तो वहाँ व्यक्ति ज़रूर बनाता है, और ये कॉपी आपको कोई नहीं दिखाता, चाहे वो टॉपर्स हो चाहे कोई भी हो। टेस्ट सीरीज़ की कॉपी आपको वायरल की जाती हैं, अब उसको आप आदर्श बना के आप मत अपनाइए। हिंदी भाषियों के लिए मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, शिरोरेखा अवश्य बनानी है, विवरण लिखना है, ये शिरोरेखा ज़रूर बनानी है। हिंदी के लिए इसीलिए दिक्कत होती है, हिंदी भाषियों के लिए, क्योंकि अंग्रेजी में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्रामर की गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हिंदी भाषियों के लिए, तो खास करके कामा, पूर्ण विराम का प्रयोग अवश्य करना है। आप पॉइंट में मैटर लिखते हैं और करते क्या हैं कि यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगाते। पूर्ण विराम लगाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं जाता, सेकंड का भी 100वां भाग जाता है। जैसे लिखे ऐसे टिक कर दिए, पूर्ण विराम आपको पूर्ण। इससे क्या होता है कि आपका मैटर यहाँ समाप्त हो रहा है, आपने जो बात कही है, और उसके बाद ये दूसरी बात शुरू हो जा रही है। ठीक, इस तरह से आप लिखिए। और अगर कोई बहुत व्याख्यात्मक प्रश्न है, आपको लगता है कि उसमें डायग्राम बनाने लायक नहीं है, तो क्या मैं पैराग्राफ में उसको लिखूं कि न लिखूं? तो आजकल के तो ज़्यादातर फॉर्मेट आपको देखेंगे, प्रश्न लंबे होते तो मजबूरी रहती है कि पॉइंट में लिखना। लेकिन अगर कोई प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं बन रहा है, आपको लग रहा है पैराग्राफ में ही लिखना है, तो भूमिका 3 लाइन और उसके बाद मुख्य बिंदुओं को आप पैराग्राफ में लिखिए। लेकिन पैराग्राफ आपका 3 से 4 लाइन से बड़ा ना हो। 1 पैरा बनाइए, 2 पैरा बनाइए, 3 पैरा बनाइए, 4, जितने संभावित पैराग्राफ बना रहे हैं। पैराग्राफ बहुत लंबा मत बनाइए, क्योंकि कॉपी पे इतनी जगह नहीं होती। आप एक ही कॉपी पे, एक पेज पे पूरा 1 पैरा मत बनाइए। कोशिश करिए कि एक पेज पे 3 पैरा ज़रूर बने अगर पैराग्राफ में लिख रहे हैं। पैराग्राफ में भी लिखने से कोई गलत नहीं है, आपको नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि डायग्राम में ही लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। और डायग्राम में चीज़ें लिख तो रहे हैं, लेकिन डायग्राम में सिर्फ ऐसी जानकारी मत लिखिए कि आपको व्याख्यात्मक रूप से समझाने में ही दिक्कत हो। 1857 की क्रांति के कारण, अब लिख दिए सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण। अरे ये बातें तो बहुत पुरानी हो चुकी हैं। धार्मिक कारण, अरे धार्मिक कारण, इन सब चीज़ों को जब तक आप समझाएंगे नहीं तब तक उत्तर सही नहीं होता। इससे अच्छा कि इस डायग्राम को न बनाइए, पॉइंट में हर चीज़ को समझाइए। धार्मिक कारण क्यों था, हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट क्यों हो रहा था, मुस्लिमों का क्यों, 1 से 2 लाइन में। राजनीतिक कारण क्या थे, आर्थिक शोषण का दायरा क्या था, सामाजिक कारण क्या थे, इन चीज़ों को आप दर्शाएंगे
या क्षेत्रीय राजवंशों का क्या कारण था। तो 7-8 पॉइंट में आप दर्शा देंगे, आपका कारण समाप्त हो जाएगा। इस डायग्राम से अच्छा ये कि आपका पॉइंट वाला बन जाएगा उत्तर। ठीक है, तो आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। जैसे कुछ प्रश्न में आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछता है, मैंने उस वीडियो में बताया है कुछ चीज़ें कि व्याख्या, टिप्पणी, विवरण, मूल्यांकन, जो शब्दावली होती है प्रश्न के लास्ट में छोटे से, इस शब्दावली को आप प्रश्न पढ़ते समय 1-2 मिनट शुरू में ज़रूर अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे ये शुरू में आप प्रश्न पाते हैं, प्रश्न पद आप पढ़ते हैं 20 प्रश्न को, तो आप इस शब्दावली को भी टिक कर दीजिए गोला करके। आप मोटे पेन से, ब्लैक पेन से उसको गोला कर दीजिए। प्रश्न में लास्ट में लिखा क्या है ये मतलब लास्ट का शब्द आलोचनात्मक मूल्यांकन है या व्याख्या है या टिप्पणी पूछ रहा है, और उससे संदर्भित बात को तब याद रखिएगा, लिखना भी पड़ेगा। आलोचनात्मक मूल्यांकन में सकारात्मक बात लिख रहे हैं तो नकारात्मक भी लिखना है। पता चला आपने उस शब्दावली पे ध्यान नहीं दिया, सकारात्मक बात लिख दी, खंडन तो किया ही नहीं बातों का। जब तक बातों का खंडन नहीं करेंगे तब तक आपका मूल्यांकन हुआ ही नहीं आलोचनात्मक। क्या आप सहमत हैं, जैसे प्रश्न पूछता है तो याद रखिएगा, क्या आप सहमत से हो, किसी थिंकर की बात से नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है। वहाँ पे आप अपनी विचारधारा लिखिए, और वो विचारधारा थोड़ा न्यूट्रल हो, किसी जाति, धार्मिक या क्षेत्रीय मनोभावना से ग्रसित न हो। एक न्यूट्रल व्यक्ति होकर अपने विचार आप लिख सकते हैं कि परमाणु बम समाज के लिए हितकर है कि नहीं है, आप इससे सहमत हैं, आप अपना विचार बताइए। सहमत असहमत की विचारधारा, किसी देश, किसी परिस्थिति, किसी वैज्ञानिक की विचारधारा मत बताइए। इस तरह से आप प्रश्नों को पूरा लिख सकते हैं। प्रश्न छोड़िए नहीं बिल्कुल, नंबर कटेगा। शब्दावली की गलती ना हो, ग्रामर की गलती ना हो, सुंदर लिखें, थोड़ा सा दूरी बना के लिखें, बहुत सटा के मैटर न लिखें। एक लाइन शब्द से शब्द के बीच की दूरी हो, लाइन से लाइन के बीच की दूरी हो। पैराग्राफ आपको बहुत मिलते हैं लिखने के शब्द सीमा के लिए, और इन तमाम चीज़ों पे ध्यान देते हुए आप लोग उत्तर लेखन करेंगे तो बहुत अच्छा उत्तर लेखन कर लेंगे। और खंडन मंडन तो ज़रूर, सकारात्मक नकारात्मक बातें ज़रूर करिए ऐसे प्रश्नों में जहाँ ये चीज़ें आवश्यक हों, तभी आपका उत्तर पूरा माना जाता है। ठीक है, बाकी आप लोग अगले वीडियो, जो पुराना वीडियो है जिसमें उत्तर लेखन के तमाम शब्दावली की टेक्निकल बातें बताई गई हैं, उसको भी देख सकते हैं। इस तरह से लिख के आप लोग एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। आपके अंदर ज्ञान है, इस चीज़ से आप भ्रमित मत होइए, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, बस ज्ञान को प्रदर्शित करना है। प्रदर्शित कैसे करना है ये आप लोगों को स्वयं करना होगा। कोई भी व्यक्ति आपका हाथ पकड़ के अब उत्तर लेखन नहीं करा सकता। आप अपने ज्ञान का अच्छे से प्रदर्शन करिए, निसंकोच होकर लिखिए, गलत मत लिखिए। कम आ रहा है तो कम लिखिए, लेकिन गलत मत लिखिए। पूछ रहा आम तो इमली मत लिखिए, जो पूछ रहा है उसी के संदर्भ में बातें लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। हाँ, प्रश्न छोड़ने का प्रयास मत करिएगा, चीज़ों को कोरिलेट करके लिख सकते हैं जिस तरह से बताया, क्योंकि भूमिका और निष्कर्ष का आप अच्छा लिख सकते हैं। बीच के पॉइंट को आपको बनाना होता है, अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो उस समय की घटना, परिस्थिति या उससे संदर्भित जो बातें हैं आप उसको जोड़ के लिख सकते हैं, तो आपका उत्तर पूरा माना जाएगा। ठीक है साथियों, बाकी और जो सूचना होगी आपको दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।